हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के सिक्स एडिशन को पढ़ रहे थे और इसमें हम फोर्थ यूनिट में थे। जो फोर्थ चैप्टर है हमारी इंडियन पॉलिटी का, वो है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें हम कीवर्ड्स को स्टडी कर रहे थे। और अपने इस लेक्चर में हम जस्टिस को ये है जस्टिस, इसको एक्सप्लेन करते हैं। द टर्म जस्टिस इन द प्रियम्बल इम्प्रेसेस थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म। जो ये टर्म है, जस्टिस का जो टर्म है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में थ्री डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है। थ्री डिफरेंट फॉर्म्स में ये इंक्लूडेड है, जो कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। और इसको कहा गया है कि ये जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, इसको सिक्योर करने के लिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनमें वेरियस प्रोविजंस लाए गए हैं। ठीक है, वेरियस प्रोविजंस, बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए हैं, और उसके थ्रू क्या किया गया है, हमारे जस्टिस की जो ये अवधारणा है हमारे प्रियम्बल में, उसको सिक्योर किया गया है, उसको सुरक्षित किया गया है। सोशल जस्टिस डिनोट्स द equal treatment of all citizens without any social distinction based on caste, color, race, religion, sex and so on। ये कहा गया है कि सोशल जस्टिस जो है वो डिनोट करता है, वो इस चीज़ को बताता है कि जितने भी हमारे कंट्री के सभी सिटीजन्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन। ठीक है, किसी भी प्रकार का सोशल डिस्टिंक्शन उनके साथ, जो सामाजिक भेदभाव है, वो जो कि कास्ट के बेसिस पर हो, कलर के बेसिस पर हो, रेस के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, या फिर सेक्स के बेसिस पर हो, वो नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। इट मीन्स absence ऑफ privileges being extended to any particular section of the society। इसमें ये कहा गया है कि सोशल जस्टिस का मीन्स है कि इसमें किसी भी हमारी जो सोसाइटी है, इसके किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कोई भी प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे, कोई भी किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे। एंड इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। और क्या किया जाएगा, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, यानी जो एससीज हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाएगा। एंड विमेन, और विमेन की कंडीशन को भी इम्प्रूव किया जाएगा। Economic justice denotes the non-discrimination between people on the basis of economic factors। जो economic justice है, वो बताता है कि क्या होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पर। ठीक है, यानी जो कि जो भी फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, उनके आधार पर लोगों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इसी अवधारणा को क्या कहा गया है, इसी कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक जस्टिस कहा गया है। इट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ ग्लेरिंग इनइक्वलिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। ये कहा गया है कि जो इकोनॉमिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, वो इन्वॉल्व करता है, वो अपने में इंक्लूड किए हुए है कि जिसमें क्या किया जाता है कि एलिमिनेशन किया जाता है जो भी धन की, वेल्थ में जो इनइक्वलिटीज़ हैं, इनकम एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो भी इनइक्वलिटीज़ हैं, वेल्थ की, इनकम की एंड प्रॉपर्टी की, उन सबको रिमूव किया जाता है। ठीक है, इनइक्वलिटीज़ यानी असमानता को, जो भी धन की असमानता है, चाहे उनकी इनकम हो और उनकी प्रॉपर्टी हो, उसको दूर किया जाता है। A combination of social justice and economic justice denotes what is known as distributive justice। ये कहा गया है कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस के जो कॉम्बिनेशन है, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा जाता है। ठीक है, जो सोशल जस्टिस है और इकोनॉमिक जस्टिस है, उसके कॉम्बिनेशन को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के नाम से जाना जाता है। पॉलिटिकल जस्टिस implies that all citizens should have equal political rights। पॉलिटिकल जस्टिस इस चीज़ को बताता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं, सभी सिटीजन्स के पास क्या होनी चाहिए, शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। सभी नागरिकों के पास क्या होनी चाहिए, एक समान राजनीतिक अधिकार होने चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स होनी चाहिए। इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज। और सभी नागरिकों के पास क्या होना चाहिए, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज। उनके पास ये राइट होना चाहिए कि वो सभी पॉलिटिकल ऑफिसेज पे इजीली जा सकें। ठीक है, इक्वल एक्सेस हो सभी के पास। एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। और सभी सिटीजन्स की, हमारे इंडिया के क्या हो, गवर्नमेंट में इक्वल वॉइस हो, उन सभी को क्या दिया दिया जाए, समान महत्व दिया जाए।
ठीक है। द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन 1917। ये कहा गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये जस्टिस का विचार है, जो जस्टिस का जो ये प्रिंसिपल लिया गया है, आइडियल लिया गया है, जो कि क्या है, कैसा जस्टिस है, सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है और पॉलिटिकल जस्टिस है, इसको लिया गया है रशियन रिवॉल्यूशन से। रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो हमने इसमें ये पढ़ा कि जस्टिस के कॉन्सेप्ट को समझा कि जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे प्रियम्बल में दिया गया है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जस्टिस जो है वो 3 टाइप से 3 फॉर्म से दिया गया है, जिसमें कि पहला है सोशल जस्टिस, दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस एंड तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस। और फिर इसमें ये बताया गया है कि हमारे इन तीनों जस्टिस के कॉन्सेप्ट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए या सिक्योर करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को, जस्टिस के कॉन्सेप्ट को सिक्योर करने के लिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनमें क्या किए गए हैं, डिफरेंट प्रोविजंस किए गए हैं जिसके थ्रू जस्टिस के कॉन्सेप्ट को सिक्योर किया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि सोशल जस्टिस का मीन्स है कि जब सभी सिटीजन्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए और किसी भी सिटीजन्स के साथ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, इनके बेसिस पर कोई भी किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाए, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं सोशल जस्टिस। ठीक है। इट मीन्स absence of privileges being extended to any particular section of the society। और इसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि इसका मीन्स ये है कि इसमें क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर की हमारी सोसाइटी के किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को कोई भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाता है, सबके लिए इक्वल राइट्स होते हैं। ठीक है। एंड इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड वोमेन। इसके बाद कहा गया है कि जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो भी शेड्यूल्ड कास्ट हैं और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, और जो विमेंस हैं, उनकी कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस, फिर बताया इकोनॉमिक जस्टिस के कॉन्सेप्ट के बारे में कि इकोनॉमिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट बताता है कि क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। क्या है कि लोगों में क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक बेसिस पे, यानी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर कोई भी उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। किस बेसिस पर? इकोनॉमिक फैक्टर पर। इकोनॉमिक फैक्टर कि जैसे उनके पास कितनी वेल्थ है, इनकम है, प्रॉपर्टी है, इस आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। इन्होंने इसमें कहा गया कि इकोनॉमिक जस्टिस के कॉन्सेप्ट में कि इसमें क्या होगा कि जो भी वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी के आधार पर जो भी असमानताएं होती हैं, उनके एलिमिनेशन के लिए काम किया जाएगा। ठीक है। उनको क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की वेल्थ के अकॉर्डिंग, उसके इनकम के अकॉर्डिंग और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उससे क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स व्हाट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस के कॉन्सेप्ट हैं, इसके कॉम्बिनेशन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल जस्टिस है, वो बताता है कि कि ऑल सिटीजन्स शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। क्या है कि सभी नागरिकों के पास क्या होने चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक जैसे पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, एक जैसे राजनीतिक अधिकार होने चाहिए और सभी सिटीजन्स को, सभी नागरिकों को जितने भी राजनीतिक ऑफिसेज हैं, पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं, उनमें जाने का इक्वल एक्सेस होने चाहिए, इक्वल एक्सेस होना चाहिए, यानी हर कोई इजीली पॉलिटिकल ऑफिसेस में जा सकता हो, वहाँ तक उसकी पहुँच हो। एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, और हर किसी सिटीजन की वॉइस को इक्वल वैल्यू दी जाए। ठीक है, गवर्नमेंट में। उसके बाद हमने लास्ट में ये पढ़ा कि जो ये जस्टिस का जो आइडियल है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसमें कि हमने पढ़ा सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये जो जस्टिस का जो आइडियल है, ये जो जस्टिस का जो ये प्रिंसिपल है, ये हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रशियन रिवॉल्यूशन से आया है, रशियन रिवॉल्यूशन जो कि 1917 में हुआ था। तो अपने इस लेक्चर में हमने देखा जस्टिस के कॉन्सेप्ट को हमने पूरी तरीके से समझ लिया। उसके बाद नेक्स्ट है लिबर्टी। द
term liberty means the absence of restraints on the activities of individuals. इसमें कहा गया है कि जो लिबर्टी है उसका मीन्स है कि absence of restraints on the activities of individuals. ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उस पर अगर कोई रोक लगाता है, नियंत्रण करता है, तो उसका absence होना चाहिए. मीन्स कि किसी भी व्यक्ति को अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए वो स्वतंत्र है. अगर उस पर कोई भी क्या है अगर कोई रोक टोक नहीं की जाती है अगर इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ में, तो इसे हम लिबर्टी कहते हैं. एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़. और कह रहे हैं कि ठीक उसी समय क्या है उस इंडिविजुअल को क्या करना है, हमें प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट. ठीक है, कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो अपनी पर्सनैलिटीज़ को क्या कर पाए, अपनी पर्सनैलिटीज़ को डेवलपमेंट कर पाए, और उसको क्या है अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ की कि हम उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं कि वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाए. ठीक है, हर कोई इंडिविजुअली अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाए, उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले. ये है लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, जिसमें समझाया गया है कि क्या हो कि अगर कोई भी इंडिविजुअल अपनी किसी एक्टिविटी को करता है, अपने किसी काम को करता है, तो उसमें क्या हो, अब किसी भी रोकथाम की अब्सेंस हो, उसमें कोई भी रोकथाम न लगाई जाए, और साथ ही उसको क्या किया जाए कि अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ को, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ को डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कराया जाए, उसको अवसर प्रदान किए जाएँ हर किसी व्यक्ति को कि अपनी वो पर्सनल कैपेसिटीज़ को डेवलप करें. ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उसको प्रोवाइड कराए जाएँ. यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, लिबर्टी कहलाता है. द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith and worship through their fundamental rights enforceable in court of law in case of violation. जो प्रियम्बल है वो इंडिया के सभी सिटीजन्स को क्या देता है, लिबर्टी ऑफ थॉट देता है. ठीक है, यानी सोचने की लिबर्टी देता है, विचार करने की लिबर्टी देता है, विचार की स्वतंत्रता देता है, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता देता है, और बिलीफ की लिबर्टी देता है, फेथ की लिबर्टी देता है, और वर्शिप करने की लिबर्टी देता है थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, जो कि उसको फंडामेंटल राइट्स के रूप में उसके लिए सिक्योर किए गए हैं. ठीक है, और इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, और इन लिबर्टीज़ के कॉन्सेप्ट को क्या किया गया है, कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल बनाया गया है. अगर इनका वायलेशन होता है, अगर किसी व्यक्ति की लिबर्टी को अगर हटाया जाता है, उसको कर्टेल किया जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, हम कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट उसके लिए इन्फोर्सेबल होता है अगर उसका वायलेशन किया जाए तो. ठीक है, Liberty, as elaborated in the preamble, is very essential for the successful functioning of the Indian democratic system. Liberty जो कि हमारे preamble में जिसको elaborate किया गया है, जिसको explain किया गया है, क्या है वो हमारे Indian democratic system की एक successful functioning के लिए बहुत ही ज़्यादा essential है. ठीक है, लिबर्टी है जो कि लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है जो हमारे प्रियम्बल में एलोबरेट किया गया है, हमारे प्रियम्बल में जिसको बताया गया है, वो हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है. हाउएवर लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स. हालांकि जो लिबर्टी है उसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस मिल गया हो इस चीज़ का कि जो भी वो करना चाहे वो कर सकता है. ठीक है, एंड हैज़ टू बी इंजॉयड विद इन द लिमिटेशंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. इसके लिए क्या है कि हाँ इंजॉय कर सकता है, लेकिन विद इन लिमिट्स. उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन की गई है. ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमानी करेंगे, आपको लिबर्टी मिल गई है तो आपको कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया है, ऐसा नहीं है. इसकी भी क्या है, लिमिटेशंस हैं. आप लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन के अंतर्गत, और ये सभी लिमिटेशन हमारे इसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. ठीक है, इन ब्रीफ द लिबर्टी कंसीव्ड बाय द प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. सूक्ष्म में शॉर्ट में ये कहा गया है कि जो लिबर्टी है हमारे
हमारे प्रियम्बल में हमारे प्रियम्बल के द्वारा जो दी गई है, प्रियम्बल में जिसको डिस्क्राइब किया गया है, और जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, एब्सोल्यूट नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन क्वालिफाइड हैं। ये बताया गया है कि इनको जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं और जो ये लिबर्टी का राइट है, इसको क्या किया जा सकता है, कभी भी कर्टेल किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है और ये लिबर्टी का जो राइट है जो कि हमारे प्रियम्बल में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये क्या है, क्वालिफाइड है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि इसको लेजिस्लेचर के द्वारा पार्लियामेंट में लॉ बना के कभी भी कर्टेल किया जा सकता है। ठीक है, या इसको इमरजेंसी की सिचुएशन में भी कर्टेल किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा लिबर्टी। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर प्रियम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 टू 1799। ये कहा गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो लिबर्टी के सिद्धांत हैं, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी हैं, और जो इक्वलिटी है और जो फ्रेटर्निटी के सिद्धांत हैं, ये तीनों सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि कब हुआ था, 1789 से 1799 में। ठीक है, यानी जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है, ये तीनों कॉन्सेप्ट जो कि हमारे प्रियम्बल में है, वो लिए गए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1789 से 1799 तक। तो ये हमने इसमें लिबर्टी को भी समझ लिया कि लिबर्टी का क्या मतलब है, कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल है, तो वो अपनी एक्टिविटीज़ को करता रहे और उस पर क्या हो, कोई भी रोक ना लगी हो, क्या हो, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स हो, और उसके साथ ही साथ क्या हो कि हर किसी इंडिविजुअल को अपनी पर्सनैलिटीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है लिबर्टी का। और इसमें हमने बताया कि जो हमारा प्रियम्बल है उसमें क्या है कि सभी सिटीजन्स के लिए जो हमारा प्रियम्बल है वो इंडिया के सभी सिटीजन्स के लिए लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इन सभी टाइप्स की लिबर्टीज़ को सिक्योर करता है थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स। क्या है, इसके लिए क्या है, फंडामेंटल राइट्स में प्रोविज़न किया गया है। और ये जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको इन्फोर्सेबल किया गया है कोर्ट के थ्रू। और अगर इनका वायलेशन होगा तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, और लिबर्टी एज एलोबरेटेड इन द प्रियम्बल इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये कहा गया है कि जो हमारे प्रियम्बल में जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट एलोबरेट किया गया है, वो हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल कॉन्सेप्ट है। However, liberty does not mean license to do what one like। इसमें ये कहा, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि हालांकि लिबर्टी का मीन्स ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो करे, उसको इस चीज़ का लाइसेंस मिल गया हो कि जो भी उसके मन में आए वो करे, ऐसा नहीं है। इसमें भी क्या है, एंड हैज़ टू बी इंजॉयड विद इन द लिमिटेशंस मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। जो भी ये लिबर्टी है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडियन सिटीजन उसको इंजॉय कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस के अंदर ही इंजॉय कर सकता है। ये लिमिटेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। इन ब्रीफ, द लिबर्टी कंसीव्ड बाय द प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। शॉर्ट में यही कहा गया है कि जो लिबर्टी है, जो कि हमारे प्रियम्बल के द्वारा दी गई है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो क्या है, क्वालिफाइड है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। क्योंकि जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं और जो ये लिबर्टी है, इसको इमरजेंसी के टाइम पे कर्टेल किया जा सकता है, या जो पार्लियामेंट है वो रूल बना के लेजिस्लेचर में इसको इन राइट्स को कर्टेल कर सकती है। तो इसीलिए ये क्या है, क्वालिफाइड है, लेकिन एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो ये हमने लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। और हमने लास्ट में ये देखा था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रियम्बल में जो ये लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के जो ये आइडियल्स हैं, जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के सिद्धांत हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं, जो कि 1789 से 1799 में फ्रांस में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इक्वलिटी। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारे प्रियम्बल का इक्वलिटी। द टर्म इक्वलिटी मीन्स द अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो इक्वलिटी टर्म है उसका मीन्स है कि कि हमारी जो सोसाइटी है उसके किसी भी सेक्शन के लिए क्या हो, कोई भी स्पेशल प्रोविज़न ना हो, सभी के लिए क्या हो,
समान प्रोविज़न हो एंड प्रोविज़न ऑफ एजुकेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और ऐसे प्रोविज़न हो कि जिसमें क्या हो, सभी इंडिविजुअल्स की और सभी सिटीजन्स की क्या हो, एजुकेट अपॉर्चुनिटीज़ हो कि क्या हो, सभी ऐसे प्रोविज़न हो कि जिसमें कि सभी इंडिविजुअल्स को क्या हो, एजुकेट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ मिले बिना बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे हमारे देश के सभी नागरिकों को इक्वलिटी ऑफ स्टेटस यानी स्टेटस की समानता और अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी देता है, यानी स्टेटस की समानता और अपॉर्चुनिटी की समानता हमारा प्रियम्बल हमारे इंडिया के सभी सिटीजन्स के लिए सुरक्षित करता है या संरक्षित करता है। दिस प्रोविजन एम्ब्रेसेस 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। जो हमारे प्रियम्बल में जो प्रोविज़न किया गया है वो उसकी 3 डायमेंशंस हैं इक्वलिटी की। ठीक है, जिसमें कि ये पहली जो इक्वलिटी है, जो समता है, जो समानता है, वो है सिविक इक्वलिटी, दूसरी है पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड तीसरी है इकोनॉमिक इक्वलिटी। द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स इंश्योर सिविक इक्वलिटी। अम, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसमें जो सिविक इक्वलिटी के प्रोविजंस हैं उनको बताया गया है, जो कि निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है इसमें इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14। और उसके बाद दूसरा है नेक्स्ट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जो कि है आर्टिकल 15। मीन्स कि क्या है कि रिलीजन की बेसिस पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर और प्लेस के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये क्या है, आर्टिकल 15। और ये क्या है, सिविक इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट के थ्रू दिखाया जा रहा है। और तीसरा पॉइंट है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो कि आर्टिकल 16 है। इसमें क्या होता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, यह है आर्टिकल 16। और नेक्स्ट है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, यानी अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन किया जाए, इसको कहेंगे आर्टिकल 17। और नेक्स्ट है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स का अबॉलिशन किया जाए, ये है आर्टिकल 18। देयर आर टू प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सीक टू अचीव पॉलिटिकल इक्वलिटी। ये कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 प्रोविजंस ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पॉलिटिकल इक्वलिटी को अचीव करते हैं, पॉलिटिकल इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को हमें प्रोवाइड कराते हैं। 1, नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। ये है आर्टिकल 325। इसमें कहा गया है कि कोई किसी भी पर्सन को हम क्या कर सकते हैं, वोट देने से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को हम वोट देने से नहीं रोक सकते हैं। किस बेसिस पे, उसके ऊपर रिलीजन के बेसिस पर उस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, रेस के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, कास्ट और जेंडर के आधार पर कोई भी भेदभाव उस व्यक्ति के साथ नहीं किया जा सकता है। ठीक ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन अगर है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी वोटिंग राइट को हम नहीं हटा सकते हैं जब तक कि वो कोई बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल ना हो। ठीक है, या उसके उसके क्या उसके ऊपर क्या हो, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल चार्जेस ना हो, या फिर वो बिल्कुल इंसेन ही क्यों ना हो। ठीक है, तब तक हम उसमें उसके वोटिंग राइट्स को कर्टेल करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ये आता है आर्टिकल 325 में। उसके बाद नंबर 2, इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। ये कहा गया है कि जो लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज होते हैं उनके इलेक्शंस क्या होते हैं, किस बेसिस पर होते हैं, अडल्ट सफरेज के बेसिस पर होते हैं। यानी जिस भी व्यक्ति की एज, जिस भी नागरिक की एज हमारे भारत में 18 ईयर्स से ज़्यादा होती है उसको वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, उसको वोटिंग राइट्स दे दिए जाते हैं, वो उसको वोट करने का पूरा अधिकार होता है। ये होता है आर्टिकल 326 के अंतर्गत।
ठीक है। तो ये जो 2 प्रोविज़न थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे जो कि पॉलिटिकल इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को अचीव करते हैं, ठीक है। ये बताते हैं कि पॉलिटिकल इक्वलिटी कब आएगी हमारी कंट्री में। ये कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल इक्वलिटी का कब आएगा, जब क्या हो कि हर कोई पर्सन क्या हो, उसको वोट देने का राइट हो, और किसी भी पर्सन को हम क्या नहीं कर सकते, इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके साथ इस बेसिस पे भेदभाव नहीं कर सकते कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, या फिर किस कास्ट का है। इस आधार पर उस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसको वोटिंग राइट्स होगा। ये आता है आर्टिकल 325 में। और उसके बाद दूसरा प्रोविज़न था जो कि पॉलिटिकल इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड कराता था। उसमें ये था कि इलेक्शंस टू द लोकसभा, क्या होता है, इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, जो कि लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और स्टेट असेंबलीज के क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। वो किस बेसिस पे होने चाहिए, अडल्ट सफरेज के बेसिस पर होने चाहिए। ये है आर्टिकल 326। तो क्या होगा हमारे देश में, फिर क्या होगी, पॉलिटिकल इक्वलिटी आ जाएगी, मीन्स कि राजनीतिक समानता आ जाएगी। The directive principles of state policy, Article 39, secures to men and women equal rights to an adequate means of livelihood and equal pay for equal work। ये कहा गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं हमारे आर्टिकल 39 में, वो क्या करते हैं, इस चीज़ को सिक्योर करते हैं कि मैन एंड वुमेन क्या है, कि मैन एंड वुमेन को इक्वल राइट्स होना चाहिए, इक्वल राइट्स टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, कि उनको इक्वल राइट्स होने चाहिए कि वो अपनी ठीक प्रकार से अपनी आजीविका को चला सके, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैन और विमेन को दोनों को ही इक्वल पे देना चाहिए इक्वल वर्क के लिए, ठीक है। उनकी पे में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। ये है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आर्टिकल 39 को बताया गया है कि क्या है इसमें, ये प्रोविज़न दिया है पॉलिटिकल, यह है जैसे कि पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या होगी, पॉलिटिकल इक्वलिटी को मेंटेन किया जा सकेगा। ये कहा है कि मैन एंड वुमेन को क्या होना चाहिए, इक्वल राइट होना चाहिए अपनी आजीविका को, अपनी लाइवलीहुड को अच्छे से चलाने का, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैन एंड वुमेन में क्या होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, और अगर दोनों ने क्या है, अगर सेम काम किया है तो पे भी क्या होनी चाहिए, सेम पे मिलनी चाहिए, इक्वल पे होनी चाहिए फॉर इक्वल वर्क। और उसमें ये मैन और वेमेन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, और दोनों को ही इक्वल पे देनी चाहिए इक्वल वर्क के लिए। ये हमने पढ़ा यहाँ पर, ये हमने पढ़ा इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट। ये है फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट। फ्रेटर्निटी का मीन्स होता है भाईचारा, ठीक है। फ्रेटर्निटी मीन्स ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी का मीन्स है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मीन्स भाईचारे की भावना। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे इंडिया में जो फ्रेटर्निटी है, इस भावना को, इस फीलिंग को प्रमोट करता है बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। हमारी कंट्री में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप दी गई है, जिससे कि चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी उसका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी सेक्टर हो, किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में रहता हो, उसकी क्या है, एक ही पहचान है, क्या है कि वो इंडियन है, यानी उसको सिंगल सिटीजनशिप दी गई है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी जो फ्रेटर्निटी की फीलिंग है उसको प्रमोट करता है, ठीक है। ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी जो फ्रेटर्निटी है उसकी फीलिंग को क्या करता है, उसकी भावना को प्रमोट करता है बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिंगल सिटीजनशिप दिया गया है उसके थ्रू, ठीक है। ऑल्सो द फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A से दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़। ये कहा गया है कि साथ ही साथ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कि आर्टिकल 51A में आती है, वो कहती है से दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि ये भारत के प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी है, ये ड्यूटी है कि टू प्रमोट हारमनी, की क्या है कि हारमनी को प्रमोट किया जाए, एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, और जो कॉमन जो क्या है, कॉमन भाईचारे की भावना है, कॉमन ब्रदरहुड का जो स्पिरिट है, उसको भारत के सभी लोगों के बीच में उसको
क्या किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है, फ्रेटर्निटी की भावना को फैलाया जाए और हार्मनी को मेंटेन किया जाए भारत के सभी लोगों के बीच में, ठीक है, ट्रांसजेंडिंग की बावजूद कि चाहे उसमें क्या हो कि रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, चाहे रिलीजन अलग अलग हो, चाहे उनकी लैंग्वेजेस अलग अलग हो, चाहे वो अलग अलग रिलीजन से हो, या फिर अलग अलग रीजन में रहते हो, या फिर उनकी सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ हो, यानी अलग अलग उनके जो है अलग अलग जगहों पे वो रहते हों, ठीक है। ये कहा गया है कि फ्रेटर्निटी का मीन्स होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी भाईचारे की भावना। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू जो हमारी जो फ्रेटर्निटी की फीलिंग है इसको प्रमोट करता है, क्योंकि चाहे कोई भी हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसके लिए अगर हमारे इंडियन सिटीजनशिप इंडियन कंट्री है तो वो हमारे देश का इंडियन सिटीजन है, तो उसको केवल एक ही सिटीजनशिप दी जाएगी कि वो क्या है, इंडियन है। वो धर्म से भी पहले क्या है, इंडियन है, इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है। तो इस बेसिस पर क्या है कि चाहे उनमें क्या है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग रीजन में लोग रहते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में रहते हैं, इन सब चीज़ों में डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी क्या होनी चाहिए कि ये भारत के प्रत्येक नागरिक की ये ड्यूटी बनती है कि जो भारत का प्रत्येक नागरिक है वो क्या करे, सभी लोगों में हारमनी के स्पिरिट को और हारमनी को बढ़ाए, और क्या हो, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को सभी लोगों में वो उसको मेंटेन करे, उसको फैलाए, ठीक है। द प्रियम्बल डिक्लेयर्स दैट फ्रेटर्निटी हैज़ टू अश्योर टू थिंग्स। प्रियम्बल में इस चीज़ को डिक्लेयर किया गया है कि जो फ्रेटर्निटी है वो क्या है, दो चीज़ों को अश्योर करती है, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक तो क्या है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को अश्योर करती है और दूसरा इसमें क्या करती है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, क्या बताती है इसमें, यूनिटी और जो की इंटीग्रिटी है नेशन, उसको उस कॉन्सेप्ट को बनाती है, उसको अश्योर करती है। द वर्ड इंटीग्रिटी हैज़ बीन एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। जो इंटीग्रिटी का वर्ड था उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। अकॉर्डिंग टू के एम मुंशी, ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, द फ्रेज dignity of the individual signifies that the constitution not only ensures material betterment and maintain a democratic setup, but that it also recognizes that the personality of every individual is sacred. अकॉर्डिंग टू के एम मुंशी, ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो के एम मुंशी थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमिटी के एक मेंबर थे, के एम मुंशी, उनके अकॉर्डिंग जो ये फ्रेज है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को बताती है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो केवल किसी भी क्या है कि वो इंश्योर करती है मटेरियल बेटरमेंट को एंड मेंटेन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। ये बताया गया है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल के थ्रू जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के जो एक मेंबर थे, के एम मुंशी, उन्होंने इस फ्रेज के बारे में, इस फ्रेज को बताया कि जो ये फ्रेज है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इसको सिग्निफाई किया कि ये बताता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, हमारे हमारे प्रत्येक सिटीज़न के लिए, जो हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए क्या करता है, न केवल मटेरियल बेटरमेंट को बताता है, बल्कि मतलब उसके लिए संसाधनों को अच्छा बनाता है, हर इंडिविजुअल के लिए, हर व्यक्ति के लिए, साथ ही साथ क्या करता है, डेमोक्रेटिक सेटअप को भी मेंटेन करता है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी बनाए रखता है, बट दैट इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस, और उन्होंने ये कहा कि ये क्या करता है, उसके साथ ही साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करता है, वो ये बताता है कि जो कोई भी व्यक्ति है, जो प्रत्येक इंडिविजुअल है हमारे देश में, जो प्रत्येक सिटीजन है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, वो अपने आप में पवित्र है, वो इस बात को कहते हैं। दिस इज हाईलाइटेड थ्रू सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच इंश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स।
क्या है, इसको हाईलाइट किया गया था, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए गए हैं, जो कि इस बात को इंश्योर करते हैं कि क्या है कि जो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को इंश्योर करते हैं। ठीक है, ये कहा गया कि ये हाईलाइट करता है जो ये कॉन्सेप्ट जो है डिग्निटी का, कि जो प्रत्येक इंडिविजुअल जो है, प्रत्येक सिटीजन जो है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका व्यक्तित्व अपने आप में पवित्र है, ये उन्होंने कहा। और ये हाईलाइट, ये जो चीज़ है, ये क्या होता है, ये हाईलाइट होता है थ्रू जो कि प्रोविज़न दिए गए हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं कुछ प्रोविजंस, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए गए हैं। वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हमारे जो हमारी इंडिया है उसमें जो प्रत्येक नागरिक है उसकी डिग्निटी को इंश्योर करते हैं, उसकी पवित्रता को बनाए रखते हैं। फर्दर द fundamental duties, article 51A also protect the dignity of women by stating that it shall be the duty of every citizen of India to renounce practices derogatory to the dignity of women, and also make it the duty of every citizen of India to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of the India। इसमें ये बताया गया है कि इसके साथ ही जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A के अंतर्गत, वो जो हैं वो क्या करती हैं, जो विमेंस हैं उनकी डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट करती हैं, बाय स्टेटिंग दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, क्या है, ये कहते हुए कि ये क्या है, प्रत्येक सिटीजन की, इंडिया के प्रत्येक नागरिक की यह ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, क्या कि ऐसा कोई भी काम ना किया जाए कि जिससे कि किसी भी विमेन की डिग्निटी को कोई भी हानि पहुँचे, ऐसा कोई भी काम इंडिया के किसी भी सिटीजन्स के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उन सब ऐसी प्रैक्टिसेस को रिमूव किया जाना चाहिए और उनका उन्मूलन किया जाना चाहिए। एंड ऑल्सो मेक्स इट द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, और बताया गया कि एवरी और हर किसी सिटीज़न की, प्रत्येक नागरिक की, हमारे इंडिया की क्या है कि ये ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, अपहोल्ड करे और प्रोटेक्ट करे इंडिया की जो भी सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, यूनिटी है, एकता है और इंटीग्रिटी है इंडिया की। ठीक है, इसको बनाकर रखे, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, उसकी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो ये फ्रेज है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है, ये embraces both the psychological and territorial dimension of national integration। ये क्या करता है, ये साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दोनों ही चीज़ों को बताता है। जो ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ये फ्रेज है, ये क्या करता है, ये साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन, ठीक है, जो कि हमारे हमारे नेशनल इंटीग्रेशन की जो टेरिटोरियल डायमेंशन है और जो साइकोलॉजिकल डायमेंशन है, दोनों को ही बताता है। ठीक है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो आर्टिकल 1 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्क्राइब करता है कि जो इंडिया है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वो क्या है, राज्यों का संघ है। टू मेक इट क्लियर दैट द स्टेट्स हैव नो राइट टू ससीड फ्रॉम द यूनियन इम्प्लाइंग द इनडिस्ट्रक्टेबल नेचर ऑफ द इंडियन यूनियन। इसमें ये कहा गया है, इसमें टू मेक इट क्लियर, इस बात को क्लियर बताया गया है कि जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनको यूनियन, उनको भारतीय संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, उनको भारतीय संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। और ये क्या है, ये बताती हैं हमारे इंडियन यूनियन का इनडिस्ट्रक्टेबल नेचर, जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता है, ये ऐसा नेचर है। ठीक है, इट एम्स एट ओवरकमिंग हिंड्रेंसेस टू नेशनल इंटीग्रेशन। ये क्या करता है कि ये जो भी हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर जो भी हिंड्रेंसेस आते हैं उनको ओवरकम करता है, उनको दूर करता है, उनको हटाता है। लाइक द कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म और सक्सेशनिज्म एंड सो ऑन। ये कहा है कि जो ये हमारी इंटीग्रिटी की भावना है, ठीक है, और जो ये जो हमारा इंडिस्ट्रक्टेबल नेचर ऑफ द इंडियन यूनियन है, कि जो स्टेट्स हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, और ये इस चीज़ को बताता है, इस चीज़ के लिए क्या है, हिंड्रेंसेस को ओवरकम करता है कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो
क्या है उसके, जो कि हमारे देश में जो कम्युनलिज्म होता है, यानी जो क्या होते हैं, कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, कहते हैं राइट्स हो जाते हैं, और रीजनलिज्म हो जाता है कई बार। रीजनलिज्म मीन्स स्थानीयवाद, ठीक है। और कास्टिज्म, जो कि जातीय आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं। लिंगिज्म, जो भाषाई आधार पर जो विभाजन है। और विभिन्न प्रकार के जो भी सेक्शन जो कि सेक्शनिज्म है, यानी जो भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है सोसाइटी को, उन सब हिंड्रेंसेस को ओवरकम किया जाएगा, ये इस चीज़ को बताता है, ठीक है। तो ये था हमारा हमने इसमें पढ़ा फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट, जिसका मीन्स होता है ब्रदरहुड। और इसमें हमने पढ़ा इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट, जिसको कि इंटीग्रिटी जो वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। और इसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक मेंबर थे के एम मुंशी, उन्होंने डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल के बारे में बताया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल किसी भी व्यक्ति के मटेरियल बेटरमेंट के लिए ही नहीं है, बल्कि साथ ही साथ वो क्या करता है, डेमोक्रेटिक सेटअप को भी मेंटेन करता है। और इस चीज़ को भी रिकॉग्नाइज करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसकी जो पर्सनालिटी है, प्रत्येक व्यक्ति का जो इंडियन सिटीजन की जो पर्सनालिटी है वो क्या है, पवित्र है, ठीक है। और इस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया था। इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, स्टेट पॉलिसी है, वहाँ पर भी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को इंश्योर किया जाता है, ठीक है। जो डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो भी इस चीज़ को बताते हैं कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को इंश्योर किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बताया गया कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, आर्टिकल 51A ऑल्सो ये बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, विमेंस की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी भी विमेन की डिग्निटी को चोट पहुँचे, और ऐसी प्रैक्टिसेस को बंद करना चाहिए। एंड ऑल्सो मेक द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, और इसमें ये बताया जाता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक की यह ड्यूटी है कि वो हमारे इंडिया की जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है और सोवरेनिटी है, उसको बनाकर रखे। और फिर हमने इसमें लास्ट में पढ़ा कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जो है वो क्या बताता है, वो साइकोलॉजिकल, और जो हमारे जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो उसकी साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल डायमेंशंस दोनों को ही बताता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि आर्टिकल 1 ऑफ द जो आर्टिकल 1 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्क्राइब करता है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। इंडिया जो है वो स्टेट्स का एक संघ है, ठीक है, जिसमें कि स्टेट्स को हमारे इंडिया से, इस संघ से क्या है, अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये इस चीज़ को बताता है कि जो हमारा इंडियन यूनियन है वो क्या है, इंडिस्ट्रक्टेबल नेचर का है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। वो एक दृढ़ स्ट्रक्चर की तरह है। इट एम्स एट ओवरकमिंग हिंड्रेंसेस टू नेशनल इंटीग्रेशन लाइक कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म, सेक्शनिज्म एंड सो ऑन। इसमें हमने पढ़ा कि जो ये हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो ये हमारा इंडिस्ट्रक्टेबल नेचर ऑफ इंडियन यूनियन है, ये हमको क्या करता है कि जो ये छोटी मोटी हमारी जो हिंड्रेंसेस हैं, जो कि हमारे नेशनल इंटीग्रेशन में बाधा बनती हैं, जैसे कि जो भी ये कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम होती हैं, रीजनलिज्म की प्रॉब्लम होती हैं, जातीय आधार पर जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और जो लिंग्विज्म है, और जो अलग अलग सेक्टर्स के आधार पर जो अलग अलग क्या है, लोगों में जो ये सोसाइटी का विभाजन है, वो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं और अपनी नेशनल इंटीग्रेशन को बनाकर रख सकते हैं। ये इसमें फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट में हमने समझा, ठीक है। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। स्टूडेंट्स, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई थिंक ये इसके बाद एक और इसमें टॉपिक है प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक और है अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। तो ये हम अपने नेक्स्ट उसमें लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको कुछ समझ में आया हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।